नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर मंडला से एनएसयूआई कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी ने पहले कार से एनएसयूआई कार्यकर्ता की मोपेड पर टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद सीने में गोली मार दी। कार्यकर्ता की मौके पर की मौत हो गई। ढाबे से खाना खाकर लौटते वक्त ये हमला हुआ है। हैप्पी यादव नाम के आरोपी ने गोली मारी है। मृतक एनएसयूआई का जिला महासचिव है। मृतक का नाम सोनू परोचिया बताया जा रहा है। आरोपी मौके से फरार है। आपसी रंजिश की वजह बताई जा रही है। महाराजापुर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपसी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई। सोनू परोचिया जो कि एनएसयूआई के जिला महासचिव हैं, उनके ऊपर बजरंग दल के कार्यकर्ता हैप्पी यादव और उनके साथियों द्वारा ये गुरुद्वारा महाराजपुर के सामने गाड़ी की उनकी बाइक को बोलेरो कार से टक्कर मारी गई। उसके बाद जब वो कार बाइक से गिर गए तो उसके ऊपर गोली मारी गई। उसके बाद वापस से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके ये लोग भाग गए। ये कुछ दिनों से इनका विवाद चल रहा था, बहुत पहले का भी विवाद है। राजनीतिक द्वेष के भाव से इन लोगों ने ये कार्य किया। ये सोनू पचौरिया अपने दो साथियों के साथ ढाबे से खाना खा के लौट रहा था, तो हैप्पी यादव नाम के लड़के के साथ इनका पूर्व से कुछ विवाद रहा होगा। तो आज रात्रि करीब 12:30 बजे हैप्पी यादव ने अपनी बोलेरो गाड़ी से इनको टक्कर मार दिया और उसमें सोनू पचौरिया को एक फायर किया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सोनू हैप्पी यादव की तलाश जारी है। एनएसयूआई का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने गोली मारी। इस बारे में क्या कोई पुष्टि हुई? नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या ताजा जानकारी, क्या पुलिस ने अभी तक का कोई गिरफ्तारी की है? आज जी बिल्कुल डिटेल्स बताना चाहूंगा कि अभी तक आरोपियों की कोई भी प्रकार से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही है और जहां जहां भी उनको सूचना मिलती है लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों को कोई भी पता नहीं चल पाया है दीपेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपेश, ये जो जहां पर ये हादसा हुआ है वो महाराजपुर थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही है वो थाना, और वहां पर ये हादसा हुआ बीती देर रात में। वहां पर एनएसयूआई कार्यकर्ता जब ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे, उसी दौरान वहां पर घात लगाए आरोपी हैप्पी यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया है दीपेश। कृष्णा, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे, ये जो विवाद बताया जा रहा है राजनीतिक विवाद है या फिर पुराना कोई पारिवारिक विवाद है जिसकी वजह से ये हत्या की गई है? आज ही दीपेश, अभी तक तो मामला सामने नहीं आ पाया है, स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। ये जरूर बताया जा रहा है कि इनकी आपसी रंजिश होती रही है। पहले भी 2-4 इनकी आपसी रंजिश के चलते हाथापाई तक नौबत आई है। इसी बीच को लेकर ये जिसे पुरानी रंजिश ही बताया जा रहा है कि अभी ये इसे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीतिक है या पारिवारिक है। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा इसे बताया नहीं जा सकता कि ये आपसी रंजिश है या पारिवारिक या फिर राजनीतिक। जब तक इसमें एक चीज ये है अविदेश की, पहले भी आरोपियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले भी कई बार इनके बीच में झगड़े होते रहे हैं। तो क्या ये पहले वाले झगड़े थाने तक नहीं पहुंचे थे? जी बिल्कुल, ये पहले वाले झगड़े अभी तक तो कोई थाने में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद ही इस एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इन दोनों के बीच में करीब 10 दिन पहले भी एक झगड़ा हुआ था जिसमें दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। उसी बीच का ये बदला लेने के लिए जो हैप्पी यादव करके है ये घात लगा बैठा हुआ था। जैसे इसे पता चलता है कि ये खाना खाने के लिए एनएसयूआई के जिला महासचिव बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं ये पुराना मामला है और जो कल हत्या तक पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से, जहां पर एडवोकेट संजीव मेहरा ने खुदकुशी कर ली है। मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया गया है। पारिवारिक विवाद में ये खुदकुशी की गई है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र का ये मामला है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर एडवोकेट संजीव मेहरा ने खुदकुशी कर ली है। मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। पारिवारिक विवाद इसमें खुदकुशी की वजह बताई जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, किस तरह का पारिवारिक विवाद चल रहा था?
जी बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं बेहद निजी कारण इसमें मालूम होते हैं, चूंकि इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही जुड़ा हुआ विषय है और इसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और इसी बीच 4 पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद इन्होंने लगभग 4 दिन पहले जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालांकि इसके बाद से ये इनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। अभी पुलिस ने पूरे मामले पड़ताल की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। वहीं शव जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए एम्बाई भेजा गया। हालांकि इस वक्त उनके जो तमाम जो परिजन है वो मौके पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। इसके साथ साथ में उनके सहकर्मी जो अन्य वकील भी है उनके जो साथ थे वो फिलहाल मौजूद हैं। तो एक बार पूरा मामले में कहीं ना कहीं पुलिस पूरे संजीदगी से इस मामले को ले रही है। जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन एक बात इसमें निकल कर आ रही है, जो परिजनों की तरफ से आरोप है कि 4 दिन तक जब वो अस्पताल में भर्ती रहे उस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी ने या किसी भी अन्य अधिकारी ने उनके बयान लेना उचित नहीं समझा, अर्थात उनकी तरफ से कोई बयान नहीं लिया गया। जबकि इस तरह के मसलों में डेथ डिक्लेरेंस के बयान, मृत्यु उपरांत बयान जो है वो पूर्व से हो जाना चाहिए था, लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि इसमें पुलिस की तरफ से ढील दी गई। बिल्कुल, अब चलिए आप साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो काफी गंभीर मामला और पारिवारिक मामला ये नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से ही एक और खबर है। अनलॉक 1 में अब छूट का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कब चाय नाश्ते की दुकानें खुल सकेंगी। 56 दुकान और मॉल खोलने पर भी असहमति बन चुकी है। 4 पैसेंजर्स के साथ मैजिक वाहन भी चल सकेंगे। प्रशासन की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक के साथ साथ खाने के नाम की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, और वहां अब छूट का दायरा बढ़ चुका है। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, अब ये जो अनलॉक के क्षेत्र में छूट का दायरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको लेकर व्यवस्थाएं अब किस तरह की देखने को मिलेंगी? बिल्कुल दीपेश, जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान तमाम सख्तियां देखने को मिली थी, चूंकि संक्रमण ने भी यहां अपने पैर पसारे थे। लेकिन अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक में तमाम रियायतें शहरवासियों को मिलती जा रही है। प्रशासन का पूरी तरीके से ध्यान है, चूंकि जनप्रतिनिधि और तमाम जो एसोसिएशन है वो लगातार समन्वय करके, संपर्क करके प्रशासन से बात कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे शहर में तमाम रियायतें मिलती जा रही हैं। अब तक महज 4 घंटे के लिए जो चाय नाश्ते की दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी उसका आज दायरा बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर चाय नाश्ते की जो दुकानें हैं वो पूरे दिन खुलेगी। इसके साथ साथ मॉल के साथ में जिम, इन सभी को लेकर के भी एसओपी बनाने के निर्देश दे दिए गए। तो जो एसोसिएशन है एक या 2 दिनों में पूरा एसओपी बनाकर वो प्रशासन से भेंट करेगा। तो संभवतः ये भी माना जा रहा है लगभग इस सप्ताह, अगले सप्ताह में ये दोनों चीजें भी खुल सकती हैं। वहीं लोग परिवहन की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पूर्व से ऑटो, मैजिक इत्यादि जो गाड़ियां चलती थी, इन सभी को लेकर के भी एक एसओपी तैयार की गई है। आपको कम सवारी के साथ में वाहन को चलाना होगा। तो कुल मिला के इस चीज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि रियायत जो है वो मिलती जाए और संक्रमण का जो खतरा है वो कतई ना हो। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे रियायत का दायरा अब शहर में बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले धार्मिक यात्रा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान निकले हुए हैं। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आज वे वापस लौटने वाले हैं। कल सीएम शिवराज परिवार के साथ कर्नाटक में मंड्या के मेलुकोट में चिलुबा नारायण स्वामी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पूजा अर्चना उन्होंने वहां पर की और फिर योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। सीएम शिवराज ने प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए भी मंगल कामना की है। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ हैदराबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे त्रिदंडी चिन्ना जियार स्वामी के आश्रम पहुंच गए। दोनों ने चिन्ना जियार स्वामी का आशीर्वाद लिया और फिर आश्रम में ही मौजूद कोंडाराम स्वामी मंदिर में दर्शन भी किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सेनाएं देश की सीमाओं को भी सुरक्षित कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं
ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता का भी कर्तव्य है कि अपने अपने राज्यों में अच्छा काम करके हम कोरोना को समाप्त करने की कोशिश भी करें। और जैसे हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, आज का भारत 62 का भारत नहीं है। हमारा एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो, उसमें हम पूरा सहयोग कर सकें और मध्य प्रदेश का भी विकास हो और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो। इसलिए आज इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र मेलकोटा में भगवान नारायण, भगवान संबत कुमार, नरसिंह भगवान, उनके दर्शन करने आए हैं। और तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर का जिक्र कर देते हैं। प्रदेश में 29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज 28 को दिल्ली जा सकते हैं। यहां सीएम शिवराज केंद्रीय संगठन से मुलाकात करेंगे। आज सीएम तिरुपति से वापस लौटने वाले हैं और उसके बाद उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सीएम की यात्रा को लेकर फिलहाल क्या ताजा अपडेट? पर गए हैं और आज तिरुपति बालाजी में वो दर्शन करेंगे और शाम तक उनके भोपाल लौटने का कार्यक्रम है। और इसके बाद मुख्यमंत्री कल 28 जून को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनकी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात होगी। और इस दौरे को इस लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर चला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बल्कि सुहास भगत से कई दौर की बैठक की। और माना ऐसा जा रहा है कि जो संभावित मंत्री हैं उनके नाम की सूची तैयार हो चुकी है और अब इंतजार पार्टी हाईकमान के हरी झंडी का है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होगा। वहां पर वो न सिर्फ पार्टी नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेपी नड्डा के साथ अमित शाह के से भी मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान होगा। यानी अभी जो संभावित तारीख निकल कर आ रही है वो 29 और 30 जून निकल कर आ रही है। साथ ही इस मसले को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है कि राज्यपाल लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब है और वो लखनऊ में भर्ती है। तमाम मुद्दों को लेकर काफी अहम होगा मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यही होगा कि कब सीएम दिल्ली जाते हैं और फिर मुलाकात वहां पर करते हैं। साथ में हैं, आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से एमपी कांग्रेस में कमलनाथ का वन मैन शो चलने वाला है। पीसीसी चीफ के साथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी वही निभाएंगे। पार्टी फिलहाल विपक्ष के नेता का नाम नहीं ऐलान करना चाह रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी सामने आया है। उपचुनाव तक कमलनाथ ही पार्टी और विधायक दल के नेता रहेंगे। अभी तक जो जानकारी है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी निभाएंगे। जो मुझे भी जानकारी की 2-3 दिन का सत्र है, ये तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। बीजेपी को मैं जानता हूँ, इन्हें विधायकों के सवाल फेस करने में बड़ी कठिनाई होती है, सही जवाब नहीं दे पाते। 2 दिन का सत्र। तो हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार आरोप बीजेपी पर लगता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया तो फिर कई असंतुष्ट लोग पाला बदल लेंगे या छिटक जाएंगे, तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसी डर से गुजर रही है कि उपचुनाव तक कोई रिस्क नहीं लेना है, किसी को कोई जिम्मेदारी ना दो, जैसा चल रहा वैसा चलने दो? बिल्कुल दीपेश, इसी जिस तरीके के हालात बीजेपी में हैं उसी तरीके के कुछ हालात कांग्रेस के अंदर भी हैं। विधानसभा का मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मानसून सत्र में ही विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। लेकिन विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसको अब कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि कमलनाथ ही जो है विपक्ष के नेता होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं
नेताओं की तरफ से विपक्ष के नेता को लेकर दावेदारी निकलकर सामने आई थी। ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर उपचुनाव हुए और ऐसे में माना जा रहा था कि डॉक्टर गोविंद सिंह को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर पार्टी में एक राय नहीं बनी और इसको लेकर भी सुर मुखर होने लगे और इन अंतर कला को दबाने की कोशिश के चलते ही कांग्रेस पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे जब तक विधानसभा सीटों का उपचुनाव नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर इसी बात की कवायद है कि किसी तरीके का संतोष पार्टी के अंदर ना उभरे और इसी को रोकने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि कमलनाथ बिल्कुल वही अब सर्वे सर्वा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में विधायक भी काम करेंगे और वही प्रदेश कार्यालय को भी संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दिल्ली दौरा, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर वे जाने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से मुलाकात होगी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मुलाकात होगी। दिल्ली रवाना होने से पहले सुभाषरा के नेताओं की वो बैठक करेंगे। उपचुनाव को लेकर भी मंथन होगा। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 1 जुलाई को बैठक बुलाई। बैठक में नवनियुक्त अध्यक्ष रजनीश हरवंश सिंह भी शामिल होंगे। सेवा दल के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। उपचुनाव में सेवा दल की भूमिका को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बूथ स्तर तक सेवा दल की टीम तैयार करने का प्लान बन रहा है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर छतरपुर से। पहली बारिश में नगरपालिका की पोल खुल गई है। तेज बारिश की वजह से नालियां उफान पर आ गई है। दुकानों सहित अस्पताल में पानी घुस गया है। पानी में अब सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 25 लाख से ये फुटपाथ का निर्माण हुआ था। क्षतिग्रस्त नौगांव थाना क्षेत्र का मामला है। तो आपको बता दें बारिश से पहले नहीं नालियों की सफाई की गई थी। यही वजह है कि अब अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिर क्या ताजा जानकारी, फिलहाल स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिस तरह से पहली बारिश में ही नगर पालिका के जो इंतजाम थे उनकी पोल खुल गई है। क्योंकि जो नगर पालिका ने सबसे पहले जो बारिश के पहले नालियां सफाई की जाती है, सफाई अभियान चलाया जाता है, वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरीके से पहली बारिश हुई उसके बाद कई जगह पे नौगांव को जो क्षेत्र है कई जगह पे पानी भर गया और जो बाजार का क्षेत्र था जहाँ दुकानदारों का जो सामान है वह भी तैरता नजर आया और जो हॉस्पिटल था वहाँ भी पानी भर गया, जिससे जो आने वाले मरीज थे उन्हें काफी दिक्कत अंदर जाने में बाहर निकलने में हो रही थी। और दूसरी बात बता दें कि जो वहां पर फुटपाथ निर्माण कराया गया था 25 लाख की लागत से, तो घटिया निर्माण कार्य की वजह से वह भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया। क्योंकि रिटेनिंग वॉल का पहले निर्माण कराया जाता है ठेकेदार द्वारा, उसके बाद नाले के ऊपर जो फुटपाथ निर्माण है वो कराया जा रहा था, लेकिन यह सब नहीं कराया गया, जिसकी वजह से वह भी काफी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुआ है। जी बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो लापरवाही है उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन क्या इसको लेकर जिम्मेदारों पर कभी कोई कार्रवाई देखने को मिल पाएगी और व्यवस्थाएं अब दुरुस्त हो रही हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जो व्यवस्था हुई वहाँ के अधिकारी उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो व्यवस्था कराई गई थी लेकिन उनकी व्यवस्था नाकाफी साबित हुई है। पहली बारिश में ही उनकी जो व्यवस्था थी उनकी पोल खोलकर रख दी है। इससे पानी भराव से कई जगह जो दुकानदार थे वह खासी परेशान हुए, उनका कई जो सामान था वह बह गया और उन्हें खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। जो स्थानीय लोग थे उन्हें भी काफी परेशानी हुई और कई लोग घरों में भी पानी भर गया, जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। सबसे बड़ी बात की जो हॉस्पिटल था वहाँ पर भी पानी भर गया, पूरे जो क्षेत्र था वहाँ पर पूरा पानी भर गया था, जिससे जो मरीज थे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आने जाने में उन्हें अंदर से बाहर और आने जाने में खासी परेशानी को सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परेशानी से 2-4 लोगों को होना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और खबर इंदौर से, जहां पर कपड़ा व्यापारी की आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है। व्यापारी का रिश्तेदार प्रमोद सेठी गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी ने प्रमोद सेठी से अब पैसे लिए थे, 22 लाख का कर्ज लिया था। पैसे मांगने के दौरान रजनीश सेठी ने बदसलूकी की थी। बदसलूकी से परेशान होकर हरीश पहवा ने खुदकुशी कर ली थी। अब इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी देखने को मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।